के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सिरमौर थाना क्षेत्र से आदिवासी युवक के अपहरण का गंभीर मामला आया सामने। गुड़ तहसील से शिक्षिका द्वारा बच्चों को पीटने का वीडियो वायरल। रेलवे ब्रिज में पलटी बोलेरो, दर्जन भर से अधिक लोग घायल। और 28 जनवरी से होगा 6वें चित्रांगन फिल्म फेस्टिवल का आगाज। महाभारत के कृष्ण नीतीश कुमार के नाटक चक्रव्यूह को लेकर लोगों में भारी उत्साह। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र से अपहरण के प्रयास का गंभीर मामला सामने आया है। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र से अपहरण के प्रयास का गंभीर मामला सामने आया है। सुकवार गांव के रहने वाले 24 वर्षीय संजय कोल ने आरोप लगाया कि 22 जनवरी 2026 को राकेश कोल ने उन्हें फ़ोन कर गांव की दुकान के पास बुलाया, जहां पहले से घात लगाए बैठे 3 लोगों ने उन पर अचानक हमला कर दिया और मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाने की कोशिश की। पीड़ित ने किसी तरह चलती बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसमें उन्हें चोटें भी आई हैं। पीड़ित का आरोप है कि इस पूरे मामले में राकेश कोल, अमन सिंह और अमन कोल शामिल हैं। पीड़ित का कहना है कि थाना सिरमौर में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद न तो मेडिकल कराया गया और न ही एफआईआर की कॉपी दी गई। अब पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक रीवा से निष्पक्ष जांच, मेडिकल परीक्षण और एफआई की पुलिया है, वहीं पर हम लोग थे और 3 लोग आए और 3 लोगों में से एक लोग उतर गया था और 2 लोग हमें एक जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बैठाया और हम किसी तरह आगे 200 मीटर आगे चलते हुए कूद पड़े हैं, जिसके कारण हमारे इस पर लगी है चोट। और आए थे, मैं शाम को वहाँ सिरमौर में वो रिपोर्ट लिखवाई थी, जो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए मैं अभी एसपी ऑफिस आए हैं। ये कहाँ, कौन से गांव की? सुरवार की। आपको कैसे ले जा रहे थे? बोरी में बंद करके बोरी उड़ा दिए थे हमारे सिर पर। आप पहचान गए थे कौन लोग हैं वो? नहीं पहचान पाए। जिनके ऊपर शक है मैं उनका नाम ले रहा हूँ। अमन कोल, जो हमें वो 1 तारीख को मोबाइल से वो दिए थे, धमकी दिए थे, और राकेश कोल जो हमें बुला कर ले गया था, और अमन सिंह जो हमारे मानो 3-4 बार अटैक कर चुके हैं, उनके ऊपर शक है। क्या आपका क्या विवाद क्या था उनसे? उनके साथ तुम्हारा कुछ विवाद नहीं है। कोई विवाद नहीं, फिर काहे आपके पास एक कुछ तो होगा। ये जो बात है वो 3-4 महीना पहले, 6 महीना पहले की थी। जो हम वो 3 पहिया लेकर चले आ रहे थे, जो वो एक लड़का से बोला कि हमें बात करा दो, तो मैं बात नहीं कराया, तो वो बोला कि क्यों नहीं बात करा रहे हो? हम कहें समय नहीं है हमारे पास। तो वो बोला क्यों नहीं बात कराओगे? तो वो गाली दे दिए, तो हम भी गाली दे दिए थे। तो हमें एक लाठी लेकर मानो 3 लोग थे, जिनका नाम कृष्णा था और एक। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र से जमीन अतिक्रमण का गंभीर मामला प्रकाश में आ रहा है। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र से जमीन अतिक्रमण का गंभीर मामला सामने आया है। सिरमौर के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से शिकायत कर आरोप लगाया कि चुनावी लाभ के लिए दबंगों द्वारा निजी भूमि पर अवैध कब्जा कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सिरमौर स्थित जमीन पर जबरन अतिक्रमण कराया गया, जिसमें आदिवासियों को गुमराह कर झोपड़ियां डलवाई गईं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि ये पूरा मामला राजनीतिक संरक्षण में हुआ है और पहले भी इसी तरह के अतिक्रमण की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर अतिक्रमण हटाने और दोषियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। हालांकि प्रशासन ने इस संबंध में अभी तक कोई सकारात्मक हल नहीं निकाला है, जिसे लेकर गंभीर परिणाम का जिम्मेदार स्वयं प्रशासन का होगा, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। हमारी ज़मीन पे जो आपके ये NH हो गई है 135B, इसके किनारे हम लोगों की ज़मीन है। इसमें 4-5 हम लोग पट्टेदार हैं। तो उसमें एक हमारे यहाँ के स्वघोषित नेता हैं, जो इस बार विधायकी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वो जल्दी, शीघ्र और सस्ती लोकप्रियता के लिए हम लोगों की ज़मीन में आदिवासियों को बरगला के 1.5 वर्ष पहले अवैध अतिक्रमण झुंगी के माध्यम से करवा दिए हैं। उसका जब हम लोगों ने अतिक्रमण के लिए रोका, तो वो लोग हम लोगों को
वहाँ से भगा दिए। तो हम लोग पीड़ित होके, व्यथित होके माननीय श्री SDM महोदय के यहाँ हम लोगों ने आवेदन दिया, उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर एक बार आपके कलेक्टर मैडम से भी मिले, उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब कलेक्टर मैडम ने कहा कि आप लोग अपनी ज़मीन का सीमांकन करवा लीजिए। उसके बाद हम लोग गए और सीमांकन का आवेदन हम लोगों ने दिया, और सीमांकन का आवेदन देने के बाद वहाँ माननीय तहसीलदार महोदय के निर्देशानुसार एक टीम गठित करके और हम लोगों की ज़मीन का विधिवत सीमांकन कराया गया। सीमांकन के बाद जो विधिक प्रक्रिया होती है, हम लोगों ने सिरमौर न्यायालय, तहसील न्यायालय में 250 का मुकदमा दाखिल किया। अब जब उस मुकदमे का फैसला होने की स्थिति में है, 1.5 वर्ष हो गया, ये 1.5 वर्ष पहले की बात है, तब वो नेताजी अब क्या कर रहे हैं कि आदिवासियों को बहला के, कंबल का, पैसे का लालच दे के और उनको एकत्र करके 150 की संख्या में और तहसीलदार और प्रशासन पे दबाव बनाते हैं कि ये अतिक्रमण की कार्यवाही ना हो, उनको वहाँ से ना हटाया जाए और हमारी नेतागिरी वहाँ पे चमकती रहे। तो यहाँ मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से, SDM साहब से, कलेक्टर साहब से और यहाँ के कमिश्नर साहब से निवेदन करता हूँ। निजी ज़मीन पर अवैध कब्जे को लेकर आरोप और प्रत्यारोप चालू हुए हैं। सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने का मामला भी सामने आ रहा है। मऊगंज तहसील अंतर्गत रकरी में खसरा नंबर 1206 रकबा 3.028 हेक्टेयर भूमि को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भूमि स्वामियों का कहना है कि अवैध कब्जे की कोशिश नाकाम होने के बाद अब सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बदनाम किया जा रहा है। मामले में आरोप है कि राम भुवन पटेल सहित अन्य लोग पहले भी जमीन पर कब्जे का प्रयास कर चुके हैं। भूमि स्वामियों ने इसे साजिश बताते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले को लेकर चोटीवाला ने क्या बताया, सुनिए। लेकिन अभी 10 दिन 15 दिन पहले राम भुवाल पटेल और शशिकांत पांडे और नरेंद्र पांडे वगैरह 15 की संख्या में उस भूमि पर कब्जा करने के लिए गए थे। हम लोगों को फोन के माध्यम से सूचना मिली कि वो लोग आपके ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं। हम लोग जो जहां जिस स्थिति पे थे उस स्थिति पर मौके पर पहुंचे। हम लोगों ने उनसे बात किया कि यदि आप कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें क्या आपका हक बनता है? यदि आपका हक बनता है तो वैध दस्तावेज दिखाइए। घंटों चली वार्ता के बाद उन लोगों ने ये माना कि हमारे पास अभी फिलहाल कोई दस्तावेज नहीं है और फिर वो लोग वापस चले गए। हम लोगों ने उसमें विधिवत कार्रवाई करा करके कब्जेदारी है, लेकिन उन्होंने मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से अपन लोगों के ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग हमारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, जबकि राम भुवाल वगैरह लोगों ने ही पहले से योजनाबद्ध तरीके से उक्त जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की। जब उन्होंने कब्जा नहीं कर पाया तो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। और रही बात, जहां तक अभी तमाम सोशल मीडिया में चल रहा है कि गन लेकर के दिख रहे हैं, क्योंकि लाइसेंसी बंदूक है, सुरक्षा का मामला है, तो भतीजे अभिषेक पटेल ने गन लेकर के कहीं दूसरे जगह पे थे। जैसे सूचना मिली कि जमीन पर कब्जा हो रहा है तो उसी हालात में उन्होंने पहुंचे और तमाम सब लोगों से बातचीत हुई, जबकि वहां कोई किसी भी प्रकार का लड़ाई हुआ न झगड़ा हुआ, शांतिपूर्वक वार्ता हुई। और वार्ता होने के बाद जब दस्तावेज दिखाने की बात आई तो वो लोगों ने मान लिया कि ये दस्तावेज हमारे पास नहीं है और वो वापस चले गए। इसके बाद उन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम आरोप लगाए। और एक और मामला है, एक 40 एकड़ जमीन का भी नीलेश पांडे द्वारा एग्रीमेंट कराया जा चुका है और कराने के बाद इन्हीं नरेंद्र पांडे और शशि पांडे के दबाव में आकर के अब वो कह रहे हैं कि ये जमीन मेरी नहीं है, जबकि आज भी खसरे में दर्ज अभिलेख नीलेश पांडे हैं। इस तरह के फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और आरोप हमारे लोगों के ऊपर लगा रहे हैं जिनके पास वैध दस्तावेज है। इस तरह के तमाम अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। इसलिए हम तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम इस बात का खंडन करते हैं कि हमारे पास वैध दस्तावेज हैं। हम लगातार 2022 से उसमें काबिजधारी हैं। हमारे साथ में जो भूमि स्वामी हमारे रमेश पटेल जी भी हैं, हीरालाल पटेल जी भी हैं, ये वास्तविक भूमि स्वामी भी मौजूद हैं। तो इस तरह से ये तमाम आरोप जो लगाए जा रहे हैं शशिकांत पांडे, नरेंद्र पांडे, राम भुवाल द्वारा, वो तमाम आरोप गलत हैं, निरर्थक हैं और
राम भुआल और शशिकांत पांडे द्वारा जो उनका हक बनता है, जो उनका हिस्सा बनता है, बांध में जमीन फंसी थी तो उन लोगों द्वारा भूआर्जन के समय उसका मुआवजा भी ले लिए और ये भी दावा कर रहे हैं कि अभी उतनी जमीन हमारी बची भी है। इस तरह के तमाम अलग आरोप लगा रहे हैं। इसलिए हमें इस वार्तालाप के बीच क्या कोई शांति भंग की स्थिति वहां निर्मित हुई? नहीं, कोई भी वहां शांति भंग की निर्मित कोई प्रशासनिक दखल नहीं हुआ। इसके बाद भी बार बार इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है जो निरर्थक है। हम लोग अपना पक्ष और रख रहे हैं। हमारे पास वैध दस्तावेज हैं तमाम, यदि उनके पास भी वैध दस्तावेज हो दिखाएं और यदि उनका हक, उनके पारिवारिक लोग यदि उनका हक छीन लिए, नहीं कोई भी वहां शांति भंग की निर्णय आएगा, हम लोग न्यायालय के निर्णय को मान्य करेंगे जैसी जिस स्थिति पे होगा। जमीन कहाँ पे है? जमीन है मऊगंज के ग्राम रकरी की है और एक स्थगन आदेश भी है। तो उन लोगों ने पचपहरा जमीन का स्थगन आदेश लिया है और दिखाते कहते हैं रकरी की जमीन है। इस तरह के फर्जीवाड़ा उनके द्वारा किया जा रहा है, आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। ये है बात। चूंकि मैं पहले बता चुका हूं कि पहले जब भी हंसराज, सावित्री और नरेंद्र पांडे वगैरह जब भी बहुत सारी भूमियां थी उसमें साभूम स्वामी रहे होंगे। तो मैं तो बता रहा हूं कि जो महत्वपूर्ण जमीनें उस समय कृषि योग्य भूमि थी तो बंटवारा में अपने तरफ कर लिए, बंजर भूमि हंसराज, सावित्री वगैरह के नाम कर दिए। आज उधर से जब मऊगंज से और सीधी सड़क निकली तो उस जमीन का बाजार मूल्य जब बढ़ा तो इन लोगों को उस जमीन पर भी लालच बढ़ी और अपना हक दावा उसमें पेश कर रहे हैं। जबकि ये नहीं कहते कि हम यदि दे तो फिर उसमें दे तो अब इसमें ले, उसको छुपा करके उसको नहीं बताते कि वहां जमीन हम इसके बदले में ये जमीन दिए। इस तरह की कहानी है और आरोप इधर लग रहा है। तहसील से एक शिक्षिका द्वारा बच्चों को डंडे से पीटने का वीडियो सामने आया है। विद्यालय रेरुआ तहसील गुड़ से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शिक्षिका बच्चों को लाइन में खड़ी कर डंडे से पीटती नजर आ रही है। ग्रामीणों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई और बताया गया कि रेरुआ स्कूल संचालक द्वारा न तो बैठने की व्यवस्था की गई है और न ही खेल के मैदान की, यहाँ तक कि शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। बाउंड्री वॉल की व्यवस्था तो होना संभव ही नहीं है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से बच्चे धूप में बैठे हैं और शिक्षिका उन्हें पीट रही है, जिसे लेकर शिक्षा अधिकारी ने जांच करने की बात अब कही है। में एक टीचर द्वारा बच्चों को कतारबद्ध खड़ा करके मार पीट की जा रही है, क्या कारण है और क्या संज्ञान लेना है? ये भी आपने दिखाया है संज्ञान में जो वीडियो दिया है मेरे, मैं उसको सरस्वती विद्या मंदिर जो गुड़ का है ना, वहाँ के बीओ से बात करके तत्काल उसका निराकरण करवाएंगे, जो उचित कार्रवाई होगी उसको करवाएंगे। क्या बच्चों के साथ प्राइवेट विद्यालयों में इस तरह की प्रताड़ना होती है जिस पर लोग कैसे लगा रहे हैं? नहीं, इसके लिए नहीं होनी चाहिए, है ना। बच्चों को समझाना, अगर कहीं इस तरह का है तो उसको उचित कार्रवाई शिक्षक के साथ की जाएगी। कलेक्ट्रेट परिसर में 5 जनवरी से चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर एक पक्ष ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया है। पिछले कुछ दिनों से जमीनी विवाद को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में सेन परिवार द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इसे लेकर आज दूसरे पक्ष के वरुण मिश्रा द्वारा बताया गया कि जिस भूमि को लेकर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालय तक फैसला हो चुका है और उसके आदेश के आधार पर ही कब्जा दिलाया गया था। इसके बावजूद दूसरा पक्ष गाली गलौज और धमकी दे रहा है। न्यायालय के आदेश में बाधा डालते हुए हमें भूमाफिया बताकर बदनाम कर रहा है। क्या बताया पीड़ित पक्ष ने, सुनिए। पर्चे बांटे जा रहे हैं और हम लोग को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैंने इस संबंध में आप सबसे अनुरोध करके यहाँ बुलाया कि मैं अपना कोर्ट का ऑर्डर, जो मेरी डिग्री है जो 2006 की है और इजराय जो होते होते अभी जाके जो है मतलब 25/11 को जो पारित हुआ, तो उस आधार पे हमने जो है वो ज़मीन खाली कराई है। मैं कहीं गलत नहीं हूँ, कोई अनैतिक नहीं हूँ। मेरे ऊपर जितने भी मेरे परिवार के ऊपर जितने भी वो ब्लेम कर रहे हैं वो लोग कि गलत किए हैं, वो सब जो है झूठे और निराधार हैं। मेरी भूमि को ज़बरदस्ती हथियाना चाहते हैं वो फिर से, इसलिए इस तरह पे प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं। दबंगई पूर्वक बिना किसी सूचना के उनके घर को ढहाया गया है, ऐसा उनका आरोप है। ये कोर्ट का ये जो आदेश है इस पे आप देखेंगे तो उनके द्वारा ही कोर्ट में ही सौंप दी गई ज़मीन। ये आपकी ऑर्डर सीट पे ही ये ब्रिजवान सेन द्वारा जो है
वहाँ पे कोर्ट में भी एक्सेप्ट किया गया है और मौके पे भी सौंपा गई। अब मैंने कोई चीज़ आपको सौंप दी, ये माइक मैंने आपको सौंप दिया, अब इसको आप जेब में डालेंगे कि गले में लटकाएंगे कि अपने घर में छोड़ेंगे, ये आपका काम। जब मेरी ज़मीन मौके पे मुझे मिल गई तो मैं उसको जोतूंगा बोऊंगा, वो अहरी मेरी ही थी। जो न्यायालय ने आदेश दिया जी जी 25 बाई 30 वर्ग फुट में आपको कब्जा वो जी। दिए, उसमें स्वीकृति जी, आपने 25 बाई 100 में कब्जे मतलब उसका घर ढहा दिया, नहीं ऐसा उसका कहना है। नहीं, अब उनके यहाँ पूरे लोही ग्राम में आप लोग भी चूंकि मीडिया से हैं तो हर जगह की चीज़ों को खबर अच्छे से लगा सकते हैं पता। सेन परिवार के घर में पिछले 10 साल से कैमरा लगा हुआ है, वो अपनी एक फुटेज दे दें कि उनका 500 बाई 500 में घर था, तो मतलब कैमरा पूरे घर में लगा है, चारों तरफ जो है लगा हुआ है उनके घर में कैमरा, एक फुटेज नहीं दे रहे हैं किसी को, ना मीडिया को, ना समस्त निर्माण को ढहाया गया बिना किसी पूर्व सूचना के। नहीं, मैं और केवल आपको कब्जा चाहिए था 25 बाई 30 में, जी, लेकिन जी। उसके पूरे घर को ढहा दिया गया जिसमें 25 बाई 100 में उसका घर बना हुआ नहीं, था। केवल ऐसा 25 होता। बाई 30 का एरिया जो है आज भी वो स्थित जो है वहाँ पे हमने अपनी जो जाली लगाई है तो वहाँ पे उनका घर दिख रहा है। मैंने केवल 25 बाई 30 का एरिया ही लिया है और उसके अलावा जो अतिरिक्त बेदखली का 250 धारा की कार्रवाई का केस चल रहा है उस पे उन्होंने ही अवैध निर्माण, अभी पक्का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है, वो चूँकि अभी लंबित है अपर आयुक्त के यहाँ। तो क्या माना जाए लंबित मामले को भी उसी दिन देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरी बाज रसबहारी ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गरबा, हाय रे शर्मा इनका गरबा, हाय रे शर्मा इनका गरबा। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया, बन गया वो मिसरा इनका गरबा, हाय रे मिसरा इनका गरबा, हाय रे मिसरा इनका गरबा। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आना चमक गया, बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई, बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर भिंड तक छाया है, शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया, सीढ़ी दर सीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। ताज़ा खबर सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे ब्रिज से आ रही है, जहां एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक बोलेरो वाहन के पलटने की खबर अभी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बेला से कुछ लोग बोलेरो में सवार होकर नई गढ़ी जा रहे थे कि अचानक बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। बोलेरो में लगभग 16 से अधिक लोग सवार थे। हालांकि किसी के गंभीर होने की खबर नहीं है। खबर लिखे जाने तक घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। बेला से आ रहे थे तो आप सवार थे इसमें? बेला से निकाल, हाथ से पकड़ के निकालिए साहब, हाथ पकड़ नहीं, हाथ पकड़ नहीं, हाथ पकड़। क्या नाम है भैया आपका? विश्वकर्मा। कहाँ से आ रहे थे? और बेला से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे घर। दवाई मतलब खाए के लिए, मतलब बेला से आए थे? गए थे भाई को। अच्छा, 3 लोग सवार थे? 4 लोग। अच्छा, किसी को चोट आई है? पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। सिमरिया थाना अंतर्गत हटहा से पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 9 जून 2022 को पीड़ित के बेटे की हत्या की थी। इसके बाद हाल ही में जमानत में रिहा होकर आया और तब से जान से मारने की धमकी दे रहा है। कल दूसरे बेटे का जन्मदिन था जिसमें उसके दोस्त भी आए थे, तो इस दौरान उसने उनके बेटे और उनके दोस्तों को अपना शिकार बनाया।
घटना के दौरान विकास सिंह, हेमराज सिंह और अभय यादव ने पकड़कर मारपीट की। इस दौरान लाठी डंडे, रॉड आदि से प्राणघातक हमला किया, जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या विवाद क्या था? विवाद 2022 से हमारे हम तुमको सबको एक एक करके खत्म कर देंगे। अभी कल क्या विवाद हुआ है? कल ये विवाद हुआ कि पहले लड़के का जन्मदिन था तो अपने दोस्त को क्या विवाद क्या? तोड़े, पीछे से भी गए, इसकी भी गाड़ी छोड़ गई है। नहीं, ये भतीजा ही है मेरा, इसकी भी गाड़ी वहीं छीन लिए और इसकी साइकिल छीन लिए। हाँ, तो घायल कौन कौन हुए हैं? घायल कौन कौन हुए हैं? विकास सिंह और हेमराज सिंह। और तीसरे को? 3 लोग घायल हुए हैं। 3 लोग हुए थे। कौन? विश्वकर्मा जी हैं, क्या नाम? अभय विश्वकर्मा। मारने वाले कौन है आरोपी? आरोपी हैं विकास उर्फ छोटू हटाहा अग्निहोत्री। और ये 3 लोग घायल हुए। काहे से मारपीट किए? मारपीट काहे से किए? राड डंडा। रात डंडे से। 4 लोग थे वो मारने वाले। वो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? अभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, सिमरिया में कहाँ कौन सुनता है। पुराने अपराधी भी हैं। पुराने अपराधी जमानत में? जमानत पे। 28 नवंबर से रीवा में चित्रांगन फिल्म और नाट्य समारोह का आरंभ होने जा रहा है। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। देखिए फेस्टिवल निदेशक अंकित मिश्रा से खास बातचीत। नमस्कार, इस समय हम खड़े हैं कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में और हमारे साथ हैं चित्रांगन फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर मिस्टर अंकित मिश्रा। अंकित, आपका ये 6वां फेस्टिवल है चित्रांगन फिल्म और नाट्य समारोह, क्या खास है इस बार? खास ये है कि पहले दिन नीतीश भारद्वाज जी द्वारा अभिनीत नाटक चक्रव्यूह का मंचन होना है और दूसरे दिन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय प्रस्तुति दे रहा है, इंडियन ओशन बैंड है, बुक फेयर है। तो हमारे लिए सबसे ख़ास बात यही है कि हम जिनको देखकर बड़े हुए हैं, बचपन में नेशनल टीवी में देखा करते थे, महाभारत में श्री कृष्ण बनते थे, उनकी प्रस्तुति होनी है रीवा में। ये हम सब के लिए एक गर्व की बात है। और कौन कौन से नाटक आ रहे हैं? दूसरे दिन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की प्रस्तुति है, तीसरे दिन रीवा रंगोत्सव की प्रस्तुति है, चौथे दिन टीकमगढ़ की प्रस्तुति है, बुंदेली नाटक आप देखेंगे, लास्ट दिन आप इंडियन ओशन का आनंद लेंगे। साथ ही कई सारे डायरेक्टर्स, क्रिटिक्स, पत्रकार, जैसे मक्खनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति जी, विजय मनोहर तिवारी जी, फिल्म फेयर अवार्ड मिला हुआ है, राहुल श्रीवास्तव दद्दा आ रहे हैं, राजकुमारी मोहिना जी हैं, अविनाश जैन जी हैं, पुणे से आ रहे हैं, कई सारे डायरेक्टर्स और अतिथि ऐसे, अनिल गोयल जी हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। इसके अलावा चर्चा सत्र भी है। जी जी। और क्या खास है? पुस्तक मेला है जी। सुबह 11 बजे से सिनेमा का प्रदर्शन किया जाएगा। जितनी भी एंट्रीज आई हैं हमने वेबसाइट में अपलोड कर दिया है। उसके बाद चर्चा सत्र है। चर्चा सत्र के बाद आप सीधे नाटकों का प्रदर्शन देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि आपके नियमित दर्शक बन चुके हैं, और रीवा का जो ये नाट्य समारोह है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको जो है मध्य प्रदेश शासन ने अपने कैलेंडर में भी शामिल कर लिया है, तो ये रीवा के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। अंकित, इस दौरान जो आप ये तैयारियां कर रहे हैं, किस तरह की परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ा और क्या सहयोग आपको मिल रहा है, दोनों बताएं। हर वर्ष हमको भाग दौड़ करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको जुटानी होती हैं, बहुत सारा पैसा भी लगता है, बहुत सारा मैन पावर भी लगता है। हर बार माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी का सहयोग रहता है और इस बार भी है उनका सहयोग, उनके बगैर तो संभव नहीं है। यह है कि पिछले 2 महीने से हमारा पूरा ग्रुप, क्योंकि हम नाटक भी अपना करते हैं, तो नाटक, फिर उसके बाद होटल्स और गाड़ी, क्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मुश्किलात पैदा होती है, पर हर वर्ष बहुत अच्छे से हो जाता है। हमारे साथ प्रमोद हैं, प्रभात। तो प्रभात जी, क्या टाइमिंग रहेगी कार्यक्रमों की और कितने बजे से शुरू होगा? पूरा नाटक, फिल्म, इस सब के बारे में जानकारी दीजिए दर्शकों को। 28 से 1 का है अपना ये जो फेस्टिवल है अपना, सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक
कंटिन्यू कुछ न कुछ चीज़ें लगातार उसमें चलती रहेंगी। जैसे सुबह हो गया तो फिल्म्स हैं, फिल्म्स के बाद फिर समीक्षा है, बैठक है, और उसके बाद फिर थिएटर है या फिर म्यूज़िकली जो भी इवेंट्स हैं वो सारी चीज़ें लगातार लगभग 10 से 10 चलती रहेंगी, लगातार चलेंगी। इस फेस्टिवल में क्या टिकट भी है, पास है या सबके लिए फ्री रहेगा? सबके लिए फ्री, हमेशा के लिए है, हमेशा जैसा सबके लिए फ्री है। यही इसकी खासियत है। मतलब सबसे अच्छा इवेंट है कि किसी तरह का कोई पैसा नहीं है, पहले आइए पहले पाइए, किसी को भी विशेष वो नहीं दिया जाता और हर किसी को सीखने का मौका मिलता है। रीवा के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है। मैं मतलब पिछले 4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ अंकित भाई से, तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है, हम सब भी बहुत सीखते हैं। थैंक यू। अंकित, क्या कहना चाहेंगे आप अपने रीवा के दर्शकों को? मैं हाथ जोड़कर निवेदन यही करूंगा सभी से कि ये फेस्टिवल, हम सिर्फ सूत्रधार हैं इसके, हम तैयारी करने वाले लोग हैं। ये जो हमारी 2 महीने की तैयारी होती है, ये सिर्फ इसलिए होती है कि हमारे रीवा के जो दर्शक हैं वो एक इस कला के महाकुंभ को समझ सकें, जी सकें, उसको महसूस करें कि कला क्या है। क्योंकि सिनेमा, बुक फेयर, थिएटर, म्यूज़िक सब कुछ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मतलब हम प्रयास कर रहे हैं। पेंटिंग है, आर्ट क्राफ्ट मेला है, जो आपको इन 5 दिनों में सब कुछ महसूस करने को मिल जाए। सभी से निवेदन है कि कृपया समय से आइए, दिन में भी आइए, शाम को भी आइए, पूरे फेस्टिवल को महसूस करिए। सभी से मेरा आग्रह है। तो संपूर्ण कलाओं को समाहित किए हुए ये फेस्टिवल जल्दी आपके शहर में यानी 28 जनवरी से शुरू हो रहा है। आप सब आएँ। नमस्कार। रीवा के एनसीसी मैदान में डॉक्टर्स प्रीमियर लीग सीजन 3 का फाइनल मुकाबला उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। रीवा के एनसीसी मैदान में डॉक्टर्स प्रीमियर लीग सीजन 3 का फाइनल मुकाबला उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। फाइनल में टीम गैस्ट्रो वर्ल्ड ने टीम लाइफ केयर हॉस्पिटल को 64 रनों से पराजित कर खिताब अपने नाम कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गैस्ट्रो वर्ल्ड ने 15 ओवरों में 166 रन बनाए, जिसमें डॉक्टर यश सिंह की अर्धशतकीय पारी अहम रही। लक्ष्य का पीछा करते हुए लाइफ केयर हॉस्पिटल की टीम 101 रन पर सिमट गई। ये टूर्नामेंट 15 दिनों तक चला, जिसमें रीवा सहित आसपास के जिलों के वरिष्ठ चिकित्सक, फार्मा सदस्य और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल रहे। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के आयोजन स्वस्थ जीवन शैली और आपसी सहयोग का संदेश देते हैं तथा भविष्य में भी ऐसे टूर्नामेंट जारी रहेंगे। आ जाओ भाई, बढ़िया मनीष भैया, बढ़िया। दूसरे लीग मैच में करण सर तीसरे मैच के लिए करण सर की ट्रॉफी ले लेंगे। अंत में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।